हेलो फ्रेंड, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल रिसर्च अकेडमी। UPPCL TG2 की सेशन आगे बढ़ाते हैं। कल क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि नेट बहुत ज़्यादा स्लो था, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो आज वीडियो बनी है, ठीक है ना, तो इसको अपलोड होगा। और सेशन पसंद है बाबू तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है कि द सिस्टम यूज टू कन्वर्ट टाइडल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इनमें से कौन सा सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं, टाइडल यानी ज्वार वाली ऊर्जा को, ठीक है, जो समुद्र में उठती है उसको वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। देखो, हाइड्रो सिस्टम में ज्वार की ऊर्जा नहीं होती है, होती ही पानी की ही ऊर्जा होती है, मगर वो क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है जो नीचे आके काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। ठीक है, बैटरी सिस्टम से कोई मतलब है नहीं, स्टोरेज सिस्टम से कोई मतलब है नहीं। अब देखिए बैरेज क्या बना होता है। बैरेज देखो, टाइडल एक्चुअली होता क्या है ना, टाइडल का अगर कुछ डायग्राम देखोगे हल्का फुल्का तो तुमको कुछ इस प्रकार से मिलेगा कि मान लो ये ऐसे ये बना रहेगा, इधर से इधर समुद्र है, ठीक है, ये सब समुद्र की तली, नीचे इसमें बैराज बना दी। होता क्या है बैराज में, ये इधर कहाँ गया, ये है, नीचे ऐसे इतना गैप रहेगा, इसमें ऐसा खुला रहेगा, ठीक है, ऐसे इसमें इतना खुला रहता है। और यहाँ पे होता क्या है, और यहाँ पे तुम्हारा क्या लग जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा लग जाता है टरबाइन, ठीक है, ये यहाँ पे तुम्हारा टरबाइन ऐसे लग गया। और जब पानी इसके अंदर ज्वार उठती है तो इसके अंदर से पानी ऐसे जाता है, ठीक है, पानी ऐसे जाता है, ठीक है। अब जब पानी ऐसे जाएगा तो क्या होगा, ये तुम्हारा टरबाइन घूमेगा, और जब ये तुम्हारा टरबाइन घूमेगा तो इसके साथ साथ क्या होगा, तुम्हारी अल्टरनेटर भी घूमेगी जिससे हमको ऊर्जा मिल जाती है। ठीक है, तो याद रखना किसका प्रयोग करते हैं सर, बैरेज सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बैरेज सिस्टम का प्रयोग करते हैं, सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से विद्युत संयंत्र अक्षय ऊर्जा प्रकार है। ठीक है, विद्युत संयंत्र की बात हो रही है, तापीय, रासायनिक, नाभिकीय या चुंबकीय तरल गतिकी। ठीक है, तो देखो तापीय उपी नहीं होता है, होता क्या है, चुंबकीय मैग्नेटिक जो एनर्जी होती है, ठीक है, ऊर्जा प्रकार का कौन होता है, यानी विद्युत संयंत्र अक्षय ऊर्जा जो होती है हमारी मैग्नेटिक होती है। ठीक है, मैग्नेटिकली एनर्जाइज्ड होती है वो, ठीक है, यानी वैद्युतिक चुंबकीय रूप से उसको ऊर्जित किया जाता है। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द प्रेफर लोकेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इंस्टॉल्ड इन, यानी जब तुम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट तुम इंस्टॉल करोगे तो तुम कैसी जगह को चुनोगे। ठीक है, कैसी जगह को तुम पसंद करोगे। देखो पहली कहानी, डेजर्ट तो कभी नहीं लोगे क्योंकि वहाँ पानी की कमी होगी और हमको पानी भारी मात्रा में चाहिए। फ्लैट एरिया पे लोगे नहीं क्योंकि तुमको पता है कि हाइड्रो में क्या होना चाहिए, स्थितिज ऊर्जा होना चाहिए, तो फ्लैट में कभी स्थितिज ऊर्जा हो नहीं सकती। डेल्टास में प्रयोग कर नहीं सकते, डेल्टास में तुम चाहो तो थोड़ा बहुत क्या कर सकते हो, ज्वार भाटा वाली समस्या ला सकते हो, मगर ये वाला नहीं लाओगे। तो तुम कहाँ करते हो इसको सर, हम इसको हमेशा हिली एरिया में लगाते हैं। हिली मतलब पहाड़ी एरिया में, यानी पानी ऊपर से होगा, जब वो नीचे गिरता है टरबाइन पे तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है टरबाइन पे गिरते गिरते काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, और वहाँ से स्टोर डैम से लेके ये तुम्हारा टरबाइन तक आता है किसके माध्यम से, तो आता है पेनस्टॉक के माध्यम से। इसको याद रखना, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। किसी 3 फेज प्रेरण मोटर की गति किसके द्वारा उत्क्रमित की जा सकती है। ठीक है, अच्छा 3 फेज इंडक्शन मोटर है, इसकी स्पीड को तुमको रिवर्स करना है यानी उल्टा करना है। तुम कैसे कर सकते हो, करने का तरीका जैसे सिंगल फेज में क्या कर सकते हो, तो सिंगल फेज में क्या करते हैं, या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग या तो रनिंग वाइंडिंग, इनमें से किसी एक को बदलोगे तो तुम्हारी स्पीड बदल जाएगी। सिंगल फेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, दोनों को बदलोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसी स्पीड से चलेगा। ठीक है, या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग की दिशा बदल दो या तो रनिंग वाइंडिंग, तब दिशा बदल सकती है। अगर ये तुम डीसी में आओगे, डीसी मोटर की बात करोगे तो या तो तुम आर्मेचर वाइंडिंग बदल दो या तो फील्ड वाइंडिंग बदल दो, इनमें से किसी एक को बदलोगे तभी तुम्हारी रोटेशन की स्पीड बदल सकती है, घूर्णन दिशा बदल सकती है, नहीं तो नहीं बदलेगी। ठीक है, और जब 3 फेज में आते हो तुमको पता है होता क्या है, हमारे पास आर वाई बी होता है, किन्हीं 2 फेजों को आपस में बदल दो, तुम्हारी क्या हो जाएगी, 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो स्पीड बोले, जो रोटेशन की डायरेक्शन है यानी घूर्णन दिशा है वो आपस में बदल जाएगी। तो इसका क्या होगा सर, किन्हीं 2 फेजों को आपस में परस्पर बदल कर हम क्या कर सकते हैं, स्पीड बोल रहे हैं, फिर दिशा को बदल सकते हैं। सही है, इसको याद रखना। अब वो स्क्वायरल केज हो चाहे स्लिप रिंग हो, दोनों में सेम बात होती है। सही है ना। चलो अगला देखते हैं।
निम्नलिखित में से महासागरीय ऊर्जा का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, महासागरीय ऊर्जा की बात हो रही है। चलो, महासागरीय ताप के बारे में तुमको पता होगा, जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी मतलब तुम जैसे जैसे पृथ्वी के गर्त में चले जाते हो तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ठीक है, क्योंकि लावा देखते हो कहाँ निकलता है, समुद्र से ही निकलता है। तो समुद्र के गर्भ में बहुत ज़्यादा क्या है, ठंडक, ऐसा ठंडक बोल रहे हैं, गर्मी है। ठीक है ना। तो महासागरीय ताप तो हो सकता है, क्योंकि महासागर में ऊर्जा का एक स्रोत पूछा या रूप पूछा, तो महासागर में तो ताप ऊर्जा भी है, एकदम सही है। ज्वार तो पहले हो ही चुका है, और तरंग की ऊर्जा भी होती है। तरंग इतनी ऊपर ऊपर उठती, चाहो तो उसका तुम प्रयोग कर सकते हो किसी दूसरे एनर्जी में। ठीक है, मगर वाष्प वाली कोई एनर्जी नहीं होती, वाष्प कोई एनर्जी नहीं होती। ठीक है, याद रखना, वाष्प कोई एनर्जी नहीं होती है। हाँ, उस हीट का प्रयोग करके तुम चाहो तो दोबारा वाष्प बना सकते हो, मगर वहीं से वाष्प नहीं निकलता, वाष्प ऊर्जा। ठीक है, इसको याद रखना। अगला देखो, इन ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर द डायरेक्ट पुल वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड टू इनेबल द मोटर। अच्छा, एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, उस पर तुम डायरेक्ट पोल वाइंडिंग क्यों करते हो। ठीक है, देखो अब यहाँ पे डायरेक्ट पोल वाइंडिंग क्या है, या फिर यहीं पे तुमको ये कह सकता था कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग ना, ऑक्सिलरी वाइंडिंग क्यों करते हो, या फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग क्यों करते हो। तो ये जो दोनों वाइंडिंग होती है हमारे सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए की जाती है। तुमको पता है क्या करने के लिए, तो सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए किया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए किया जाता है। सही है, याद रखना। हालांकि ये सेल्फ स्टार्ट होता नहीं है, इसको बनाया जाता है। विच टाइप ऑफ फॉल्ट इज अ सिमेट्रिकल फॉल्ट। इनमें से कौन सा फॉल्ट जो है सिमेट्रिकल फॉल्ट है। देखो, अगर तीनों फेज शॉर्ट सर्किट हो, तीनों फेज ओपन हो, या तीनों फेज ग्राउंड हो, तभी ये क्या कहलाएगा तुमको सिमेट्रिकल फॉल्ट। यानी जो भी फॉल्ट हो रहा है वो तीनों फेज पे हो, किन्हीं एक पे या किन्हीं दो पे होगा तो कभी नहीं होगा। ठीक है, जो भी हो रहा है तीनों पे हो। सही है, तो क्या बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट। और पूछता है कि सिमेट्रिकल फॉल्ट के हिसाब से क्या डिज़ाइन किया जाता है, तो याद रखना सिमेट्रिकल फॉल्ट को मद्देनजर रखते हुए हम सर्किट ब्रेकर डिजाइन करते हैं। ठीक है, यानी परिपथ वियोजक जो निर्माण करते हैं सर्किट सिमेट्रिकल फॉल्ट को ध्यान में रखते हुए, और रिली जो होता है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, इसको याद रखना। ठीक है, सबसे अधिक फॉल्ट होने के चांसेस होते हैं वो होते हैं सिंगल फेज ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, यानी बात करें तो एल से जी फॉल्ट सबसे अधिक होते हैं, सबसे अधिक फॉल्ट होने के इसी के चांस है। ठीक है, सबसे अधिक फॉल्ट, और सबसे सीवर यानी सबसे कम ट्रिपल है। ठीक है, इसको याद रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आ गया कैपेसिटेंस मल्टीप्लायर यूज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट में कौन सी डैम्पिंग की प्रयोग होती है, तो सर फ्लूइड डैम्पिंग का प्रयोग होता है। पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फ्लूइड डैम्पिंग का प्रयोग होता है। ठीक है सर, ये मापता क्या है, सर ये मापता है AC और DC दोनों कहानी चल सकती है। ठीक है, सॉरी मापता क्या है, तो केवल AC मापता है। ठीक है, अच्छा AC मापा तो मापा क्या मापता है, सर AC मापता है और एकदम हाई वोल्टेज का मापता है। ठीक है, हाई वोल्टेज का मापता है। ठीक है, हाई वोल्टेज का मापने को माप लिया। अब सवाल ये पूछता है कि निम्न में से किस यंत्र में सबसे कम हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस होता है। तो सबसे कम किस में होता है, इसी में जो हमारी होती है हिस्टैरिसीस या एडी करंट लॉस सबसे कम इसी में होती है। सही है, इसको याद रखना। सही है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, स्थिर गति प्रचालन के लिए किस मोटर का उपयोग किया जाता है। स्थिर गति प्रचालन यानी तुमको कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है सर, हमें तो कांस्टेंट स्पीड चाहिए। तो सर कांस्टेंट स्पीड के लिए मोटर या तो DC शंट मोटर दिया होता तब एक बार मान सकते थे, या फिर सिंक्रोनस मोटर दिया होता। सिंक्रोनस मोटर है, हाँ सर सिंक्रोनस मोटर है, तो सिंक्रोनस मोटर ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। हालांकि इसकी स्टार्टिंग टॉर्क 0 होती है। क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क 0 होती है। सही है, चलो अगला देखते हैं, उस अवधि वोल्टता का RMS मान क्या होगा जिसके समय पे अंतरालों के लिए निम्नलिखित में से अचानक एक मान से अगले मान में बदले जाते हैं।
अच्छा ये दे दिया है, इसको क्या करना है, आरएमएस मान निकालना है, कुछ मत करो, I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस I3 का स्क्वायर ऐसे ऐसे करके बटे 2 लिख दो, तुम्हारा आरएमएस मान निकल जाएगा। ठीक है, और जब ये सॉल्व करोगे तो लगभग 31 आएगा। सही है ना। चलो इस फॉर्मूला याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि घर के लिए वायरिंग प्रणाली करते समय निम्न में किस कारक पर विचार नहीं किया जाता है। अच्छा किस पे विचार नहीं किया जाता, लागत कितनी होगी यार, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। केबल जो प्रयोग करते हैं तो करता है, स्टेबिलिटी पे करता है, स्टेबिलिटी पे करेगा। ठीक है, सुरक्षा पे सुरक्षा तो मेन है जी, थोड़ा महंगा पड़े मगर सुरक्षा होनी चाहिए। ठीक है, तो सुरक्षा पे भी करेगा, केवल एक चीज़ पे नहीं करेगा, और वो क्या है, वो सर है निवासियों की संख्या, यानी उस घर में कितने लोग रह रहे हैं ये मैटर नहीं करेगा। ठीक है, अब 10 लोग रहे चाहे 5 लोग रहे, बल्ब तो लगेगा ही ना जी, एक ही बल्ब लगाओगे। अब एक रूम में 10 लोग रहेंगे या एक रूम में 4 लोग रहेंगे, बल्ब तो उतना ही लगेगा ना, यानी उस बात पे निर्भर करते हैं। ठीक है, तो इस बात पे निर्भर नहीं करेंगे कि कितने लोग हैं कितने लोग नहीं हैं। ठीक है, निवासियों के। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा सर, निवासियों की संख्या पे निर्भर नहीं करते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द सिग्नल शोन इन फिगर। अच्छा एवरेज वैल्यू पूछा है, कुछ नहीं, अगर एवरेज वैल्यू पूछता, ठीक है, तो क्या करते एवरेज वैल्यू के लिए, तुम मान लो कुछ ऐसे एरिया दे दिया है, ठीक है, कर, तो इसका एरिया निकालते और कितने समय तक गया है ये निकाल देते। जैसे इसका एरिया, इसे चलो करके बताते हैं, जैसे तुमको दे देता कि स्क्वायर वेव है, क्या है ये, ऐसे स्क्वायर वेव बना हुआ है। ठीक है, ये दे दिया है 4 सेकेंड और ये दे दिया है 2 वोल्ट दे दिया है। अब तुमसे इसका वो पूछ दिया एवरेज मान, तो कैसे निकालोगे, तो निकालोगे सर 4 गुणे 2, इसका एरिया निकल गया, लंबाई गुणे चौड़ाई, और अब बटे क्या कर देते हैं, 4 से भाग दे देते हैं, तो कितना आ जाता है एवरेज वैल्यू, 2 आता है। तो कुछ वैल्यू रहा होगा उस हिसाब से होगा, तो इसको ऐसे निकलता है 6.67। सही है, चलो अगला देखते हैं। इन ए सेपरेटली साइटेड डीसी जनरेटर द प्राइम मूवर इज कनेक्टेड विथ। अच्छा सेपरेटली एक्साइटेड जो डीसी जनरेटर होता है, जो बाह्य उत्तेजित होता है जनरेटर, तो ये पहले तो एक्साइट किसको करता है, तो सर फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करता है। ठीक है, मगर जो प्राइम मूवर होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, तो सर प्राइम मूवर तो हमारा आर्मेचर से कनेक्टेड होगा ना, क्योंकि घूमने वाला पार्ट आर्मेचर है, और प्राइम मूवर क्या कहता है, घुमाने का ही काम करता है, यानी स्टार्टिंग टॉर्क एक तरीके से है। तो सर घुमाएगा किसको, आर्मेचर को ही ना, तो विथ आर्मेचर लगा होता है, और विथ आर्मेचर कहते सर सीरीज में लगा होता है। ठीक है, सीरीज में लगा होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, किसी ओवरहेड लाइन इंसुलेटर में इंसुलेटर के विफल होने के निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है। अच्छा कौन सा कारण नहीं है, विफल होने का नहीं, बेकार होने का कारण क्या है ही पहले तो ये पता होना चाहिए। पदार्थ की तरंधरता होती है, यांत्रिक प्रतिबल होगा, दमक विसर्जन होगा। ठीक है, मगर अनुपयुक्त सत्यापन नहीं होगा। ठीक है, सत्यापन मतलब पहले तो चेक करके लाए थे, ठीक है, सत्यापित हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये सही है। ठीक है, तो ये कारण कभी नहीं हो सकता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अनुपयुक्त सत्यापन कभी नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी सभी है, क्योंकि नहीं पूछा इसलिए ये हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। अच्छा जब हम एक्सट्रिंसिक तो नहीं, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं, जिसको इम्प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं या डिफ्यूज इम्प्योरिटी बोलते हैं, तो उसमें जो एक्सेप्टर होता है उसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक्सेप्टर देखो, अगर बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, और सेमीकंडक्टर में कितने थे, 4 थे, तो उसको 4 करने के लिए क्या चाहिए, एक की आवश्यकता पड़ेगी ना, यानी एक होल बन जाएगा, तो एक मांगेगा ये किसी से कि भाई दे दे हमको दे दे, तो क्या कहलाता है, हमारा एक्सेप्टर कहलाता है, जो मांगने लगता है। ठीक है, वो क्या होता है, एक्सेप्टर होता है जो मांगता है। ठीक है, अगर ये अच्छा ये एक्सेप्टर मांगने वाला कौन सा होता है, तो सर मांगने वाला ट्राईवैलेंट होता है। कौन होता है, सर होता है ट्राईवैलेंट,
और देने वाला कौन होता है? पेंटावेलेंट होता है। ठीक है, पेंटावेलेंट जैसे फास्फोरस हो गया, बोरॉन हो गया, ये सब चीज़। ठीक है, सॉरी बोरॉन नहीं, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ठीक है, एंटीमनी हो गए, ये सब हो गए। और लेने वाला तुम्हारा बोरॉन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ याद रखना। अगला देखो, ऐसा मोटर जो एसी के साथ साथ डीसी आपूर्ति पर भी चल सकती है वो क्या कहलाती है? तो सर वो एक ही कहलाती है हमारी एसी सीरीज मोटर, यही है ना, एसी सीरीज मोटर, जिसका अन्य नाम क्या है? उसका सर अन्य नाम है हमारा यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर उसको कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सर ये एसी डीसी दोनों चल सकता है। स्टार्टिंग टॉर्क कुछ होती है, मिक्सर, ग्राइंडर, सिलाई मशीन, इन सब में, वैक्यूम क्लीनर, इन सब में प्रयोग किया जाता है। सही है, चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका विद्युत शक्ति प्रणाली का लोड प्रवाह गणना में प्रयोग नहीं किया जाता है? अच्छा, लोड गणना में प्रयोग नहीं किया जा सकता, विद्युत शक्ति प्रणाली के लोड प्रवाह गणना में प्रयोग नहीं किया जा सकता। तीव्र उपयुग्मन लोड प्रवाह विधि की जाती है, गॉस सीडल विधि की जाती है, न्यूटन रेफसन विधि की जाती है, उच्चतम पावर ट्रांसफर विधि नहीं, ये नहीं की जाती है। ये देखो केस पढ़ते हैं केवल। ठीक है, ये केवल केस पढ़ते हैं। अगर ऐसा ट्रांसफ़र करने लगे ना तो फिर अलग कहानी बन जाएगी। ठीक है, तो प्रवाह, लोड प्रवाह की गणना इस हिसाब से कभी नहीं करेंगे। ऐसे होने लगे, ऐसी गणना करके अगर इसके हिसाब से देने लगे तो हो चुका। ठीक है, यह केवल केस पढ़ते हैं कि सर उच्चतम प्रवाह ट्रांसफ़र कब हो सकता है। तो यही हो सकता है कि यार तुम्हारा लोड का प्रतिरोध इसके प्रतिरोध के, तुम्हारा अल्टरनेटिव प्रतिरोध के बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, मगर ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो बस किताबों में अच्छी लगती है, जैसे आइडियल ट्रांसफार्मर केवल किताबों में अच्छी लगती है ना, वही कहानी है। चलो अगला देखते हैं। द स्पीड ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ डायोड इज डिसाइडेड बाई, किससे? डायोड का ऑपरेशन स्पीड किससे डिसाइड होगा? रिवर्स रिकवरी टाइम से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इजी भी है। ड्यूटी साइकिल से नहीं, इससे नहीं। ठीक है, स्पीड ऑफ ऑपरेशन ऑफ डायोड की बात कर रहा है, किससे डिसाइड किया जाता है? तो हमेशा रिवर्स रिकवरी टाइम से। ठीक है, रिकवरी टाइम कितना अधिक है, ठीक है, सही ना, तो रिकवरी टाइम जितना कम लेगा वो उतना ही क्या होगा, फास्ट ऑपरेशन करेगा, याद रखना। यानी जो स्पीड होती है, स्पीड जो होती है इन्वर्सली होती है रिकवरी टाइम के। ठीक है, जितना कम समय लेगा उतना बढ़िया होगा, उतना फास्ट चलेगा। ठीक है, इसको याद रखना। इन अ डीसी इफ फैराडे लेंज relationship is applied to the triangular shape of flux it will result in, किस में आएगा? अच्छा, मतलब ये है कि फैराडे का और लेंज का रिलेशनशिप तुमको बनाना है और किस पे तुमको अप्लाई करना है? ट्रायंगुलर शेप्ड फ्लक्स पे यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा नॉर्मल ट्रायंगुलर की बात करें, अगर थोड़ा रिकॉल करा दे तुमको, ठीक है, उसकी मैटर नहीं है, मतलब ये इसलिए तुमको, मतलब जब ट्रायंगुलर की बात होती है तो अगर आरएमएस वैल्यू की बात करते हो तो कितना रहता है? Vm/√3 हो जाता है। एवरेज की बात करते हो तो Vm/2 हो जाता है, इसको याद रखना। तो बोला क्या है, तो कैसा से फ्लक्स रिजल्ट आएगा, तो याद रखना डीसी वोल्टेज हैविंग नो नेगेटिव कंपोनेंट क्लीव्ड साथ टूथ ट्रायंगुलर, नहीं देखो ट्रायंगुलर दिए थे और फैराडे और लेंज के जब उसमें क्या हो जाएंगे, हस्तक्षेप करने लगेंगे, रिलेशनशिप आने लगेगा, तो ये हमेशा सर बनाने लगते हैं रेक्टेंगुलर शेप्ड वोल्टेज वेव। ठीक है, यानी जो वोल्टेज वेव बनाते हैं वो जो डीसी मोटर बनाएगा एक तरीके से वह रेक्टेंगुलर शेप में होगा। ठीक है, क्योंकि बैक ईएमएफ तो आएगा ही आएगा, तो बैक ईएमएफ का जो शेप होगा ऐसा होगा। नहीं तो अधिकतर जो बैक ईएमएफ का शेप होता है ट्रेपेजोइडल होता है। ट्रेपेजोइडल मतलब ऐसे, इस तरीके से बन के आता है। ठीक है, तो याद रखना इसको। जिन पदार्थों के स्थायी चुंबकीय द्विध्रुवों का अभाव होता है वो क्या कहलाता है? द्विध्रुव का अभाव मतलब अच्छे चुंबक नहीं है जी। और अच्छे चुंबक कौन नहीं होते? डायामैग्नेट ना, जिसको प्रतिचुंबकीय बोलते हैं। इसका मान म्यू का मान 1 से भी कम होता, माइनस में चलते हैं ये, तो क्या हो जाएगा हमारा?
प्रतिचुंबकीय सॉरी प्रतिचुंबकीय संयंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम अ बैटरी नॉट रिक्वायर्ड, किसमें बैटरी की आवश्यकता नहीं होती है। सोलर इन्वर्टर नहीं लगाओगे जी, डायरेक्ट लेना चाहते हो, हालांकि डायरेक्ट भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मगर वो कंट्रोल्ड नहीं होगा तुम्हारे पास, ठीक है। हम लोग जब मकर संक्रांति को पतंग उड़ाते हैं तो अपने छत पे सोलर ले जाते हैं, 5 वाट का है, ठीक है, 5 वाट का छत पे ले जाते हैं, वो डायरेक्ट एडाप्टर लगा के उससे हम लोग स्पीकर बजाते हैं, तो उससे बचता है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये है कि लाइट के हिसाब से स्पीड जब की जो मतलब उसकी एनर्जी जब कम ज़्यादा होती है, वोल्टेज की वैल्यू कम ज़्यादा होती है, चूँकि सन की इंटेंसिटी पर निर्भर कर रहा है, तो स्पीकर की आवाज़ भी कम ज़्यादा होती है। मगर ऊपर कोई प्लग कोई सोर्स नहीं है एनर्जी का, तो हम लोग डायरेक्ट बजाते हैं, तो बचती ऐसी बात नहीं है, मगर खतरनाक हो सकता है तुम्हारी स्पीकर जला दे जाते तेज होने पे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल में तो समझी रहो, पहले नहीं होते थे, पहले इलेक्ट्रिकल व्हीकल में नहीं आती थी बैटरी, ठीक है, मगर अब आने लगी है। यूपीएस तो कंप्यूटर वाले में नहीं होना चाहिए, मगर इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में नहीं होती बैटरी, सही है। चलो अगला देखते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट किस लिए करोगे यार, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आयरन लॉस हो गया, कांस्टेंट लॉस हो गया, ठीक है, या कोर लॉस हो गया, एक ही नाम है, प्रयोग करते हैं, सही है ना। चलो कोई डायग्राम रहा होगा सर्किट उर्किट। चलो सेल टाइप कैसी होती है। सेल तो सबसे पहले सबको ये पता है कि सेल टाइप जो होती है हमारी सैंडविच टाइप होती है। सैंडविच क्यों, तो जो वाइंडिंग होती है इसी बीच में होती है, ठीक है। तो सैंडविच टाइप HV LV वाइंडिंग होती है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सही है, HV साइड होती है, सैंडविच टाइप वाइंडिंग होती है। इसमें लीकेज भी क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि 2 पाथ मिल जाते हैं, 2 पाथ मिलने से क्या हो जाती है, रिलक्टेंस कम हो जाती है, तो ये फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना क्या हो जाती है, हमारी सैंडविच वाइंडिंग हो जाती है, सही है ना। और इम्पॉर्टेंट भी है। अधिकतर पूछा जाता है कि सेल टाइप का प्रयोग क्यों करते हैं, तो लो वोल्टेज हाई करंट के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए जनरेटर वनरेटर वाले में इसी प्रकार की वाइंडिंग करते हैं, सही है। चलो तो आई होप सेशन पसंद आया होगा, क्वेश्चन देखे होंगे, तो क्वेश्चन पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बाबू चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।